आपको याद होगा कि इसी साल फरवरी महीने में रूस और यूक्रेन के बीच एक युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब आज इस युद्ध को शुरू हुए 300 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस युद्ध का कोई भी स्पष्ट परिणाम हमारे सामने नहीं आया है। अब इसी स्थिति को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शांति स्थापित करने के लिए एक 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को पेश किया है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित, इसी शांति योजना से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके जरिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले न्यूज यानी खबर की बात करेंगे। इसके बाद जेलेंस्की की शांति परियोजना क्या है, शांति योजना क्या है, उसको समझेंगे। वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की जो प्रस्ताव रखा गया है वो प्रस्ताव क्या है, शिखर सम्मेलन क्या होगा, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया रही है इस प्रस्ताव को लेकर और भारत इसमें क्या भूमिका अदा कर सकता है उसको भी समझेंगे। अंत में एक प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न जो है वो मेंस का होगा और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर कहती है व्हाट इज जेलेंस्कीज 10 पॉइंट पीस प्लान। स्पष्ट तौर पर सीधी सी खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने जो 10 सूत्रीय शांति योजना पेश की है उस पूरी योजना में किन बिंदुओं को लेकर बात की गई है, इस योजना का क्या प्रभाव हो सकता है, रूस की क्या प्रतिक्रिया आई है और भारत की क्या भूमिका हो सकती है, उसी को समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस पूरे प्रस्ताव पर बात करते हैं। इस पूरी योजना की बुनियादी बातों को समझ लेते हैं। तो आपको याद होगा कि बीते दिनों नवंबर महीने में इंडोनेशिया के बाली में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। G20 जो ग्रुप है इसका समिट आयोजित किया गया था और इसी समिट के दौरान भारत को G20 की अध्यक्षता भी प्राप्त हुई थी। लेकिन एक विशेष बात यह भी थी कि इस पूरे सम्मेलन की कि इस सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी मौजूद थे। उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर एक भाषण दिया था और इसी पूरी स्पीच के दौरान उन्होंने एक शांति प्रस्ताव भी पेश किया था। इस पूरे शांति प्रस्ताव में मुख्य तौर पर 10 बिंदु शामिल हैं। 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव है और तमाम विषयों को, तमाम डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश की गई है। कौन कौन से हैं वो 10 डायमेंशंस, 10 बिंदु, उन पर बात करें तो इसमें सबसे पहला जो डायमेंशन है वो मुख्य तौर पर परमाणु सुरक्षा को लेकर है, रेडिएशंस को लेकर है। क्योंकि वर्तमान समय में यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र रूस के सैनिकों के कब्जे में है और इस संयंत्र के विषय में सबसे विशेष बात यह है कि ये जो संयंत्र है, ये जो परमाणु प्लांट है, इसे यूक्रेन में नहीं बल्कि यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट्स में से एक माना जाता है। तो जाहिर सी बात है जब इस परमाणु प्लांट में वैज्ञानिकों से ज्यादा सैनिक मौजूद होंगे तो दुर्घटना की जो संभावना है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि यदि इस पूरे क्षेत्र में कोई दुर्घटना होती है तो इसकी वजह से यूक्रेन को ज्यादा भारी नुकसान देखना पड़ेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे 10 सूत्रीय योजना में सबसे पहले परमाणु सुरक्षा की बात की गई है। इसके अलावा इसमें जो दूसरा बिंदु है वो खाद्य सुरक्षा को लेकर है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में जो रूस है वो दुनिया भर में अनाज का, गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके अलावा यूक्रेन 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और जब ये दोनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक युद्ध से जुड़े होंगे तो एक युद्ध में शामिल होंगे तो जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की आपूर्ति में कमी आएगी और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में अनाज की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका प्रभाव आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो जाहिर तौर पर इस प्रभाव को कम करने के लिए खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने की बात की गई है। इसके अलावा वर्तमान समय में विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा जो तमाम तरह की परियोजनाएं शुरू की गई हैं, खासतौर पर अफ्रीकी देशों के लिए जो तमाम तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, उन तमाम परियोजनाओं में जो गेहूं जाता है उसमें से आधा गेहूं तो केवल यूक्रेन से जाता है। ऐसे में जब यूक्रेन की इस आपूर्ति पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा इस युद्ध की वजह से, तो जाहिर तौर पर विश्व खाद्य कार्यक्रम के तमाम प्रोग्राम प्रभावित होंगे और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा अफ्रीकी देशों को झेलना पड़ेगा। क्योंकि अफ्रीकी क्षेत्र में सबसे गरीब देश मौजूद हैं और उनके लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा
तमाम प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लेकिन जब इस प्रोग्राम की आपूर्ति बाधित होगी तो उन देशों को भी नुकसान होगा। इसके अलावा इसमें तीसरा बिंदु जो है वो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब से दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ है तभी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संसाधनों की कीमत बहुत तेजी से बढ़ गई है। तो इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रस्ताव में कहा गया है, इस परियोजना में कहा गया है कि रूस के ऊर्जा संसाधनों पर एक मूल्य प्रतिबंध लागू किया जाए, एक प्राइस रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए कि रूस इतने से ज्यादा कीमत नहीं बढ़ा सकता है और इतने से ज्यादा कीमत कम भी नहीं कर सकता है, क्योंकि रूस कई देशों को कम कीमतों पर तेल बेच रहा है जबकि कई देशों को ज्यादा कीमतों पर तेल बेच रहा है। ऐसे में एक ऊर्जा इक्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए ये मूल्य प्रतिबंध लागू करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा इस पॉइंट के जरिए यूक्रेन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पर ऊर्जा क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को संबोधित करने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत के बाद से ही यूक्रेन का आधे से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है और इस बर्बादी की वजह से यूक्रेन के नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास बिजली मौजूद नहीं है। तो जब बिजली जैसी बुनियादी चीज मौजूद नहीं होगी तो नागरिकों को जाहिर तौर पर नुकसान तो होगा ही। इसके अलावा इसमें जो चौथा पॉइंट है वो कैदियों और निर्वासितों की रिहाई को लेकर है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत के बाद से ही यूक्रेन के कई लोगों को, यूक्रेन के कई नागरिकों को, यहाँ तक कि बच्चों को भी रूस में कैद किया गया है, उनको जेल में डाला गया है। तो ऐसे में यूक्रेन की सरकार ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये मांग की है कि जिन भी युद्ध बंदियों को गिरफ्तार किया गया है उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इसके अलावा इसमें जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और इस क्रियान्वयन के जरिए यूक्रेन का जो अधिकार है, यूक्रेन का जो क्षेत्रीय अखंडता का अधिकार है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का जो राइट है, उस राइट को सुनिश्चित किया जाए। यानी यूक्रेन के क्षेत्र में रूस के जो सैनिक मौजूद हैं वो सैनिक पीछे हटें और जिस क्षेत्र पर रूस ने कब्जा किया है उस पूरे क्षेत्र को वापस यूक्रेन को दिया जाए। इसके अलावा छठे पॉइंट के जरिए भी सैनिकों की वापसी के मुद्दे को दोबारा से उठाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इस पॉइंट में यह भी मांग की गई है कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लागू किया जाए, युद्ध को पूरी तरह से रोक दिया जाए और साथ ही सीमाएं युद्ध से पहले जिस तरह से बनी हुई थी, यानी फरवरी 2020 में जब युद्ध शुरू हुआ था तो उस युद्ध के शुरू होते समय जिस तरह की सीमाएं थी, जो बॉर्डर तय किया गया था वही बॉर्डर दोबारा से निर्धारित किया जाए, स्टेटस क्यू को दोबारा से तय किया जाए। इसके अलावा सातवें पॉइंट में यूक्रेनी नागरिकों को न्याय दिलाने की बात की गई है, क्योंकि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से रूस के कई सैनिकों ने यूक्रेन के नागरिकों पर बहुत सारे अत्याचार किए हैं। तो ऐसे में यूक्रेन के नागरिकों को न्याय दिलाने की बात की गई है और इस पूरे युद्ध में रूस की सरकार द्वारा जिस तरह के युद्ध अपराध किए गए हैं, जिस तरह के वॉर क्राइम्स किए गए हैं, वॉर क्राइम्स की जांच करने के लिए भी एक विशेष ट्रिब्यूनल गठित करने की, एक विशेष अधिकरण गठित करने की भी बात की गई है सातवें पॉइंट में। इसके अलावा आठवें पॉइंट में पर्यावरण के मुद्दे को संबोधित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन में जो तमाम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो कोई भी प्लांट काम नहीं कर रहा है, कोई भी जल उपचार सुविधाएं काम नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में यूक्रेन की बहुत सारी जो नदियां हैं वो नदियां इसकी वजह से प्रभावित हो रही हैं। तो ऐसे में इस प्रभाव को रोकने के लिए प्रस्ताव में कहा गया है कि यूक्रेन में जो तमाम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उन्हें फिर से शुरू किया जाए, उन्हें बहाल करने की बात की गई है। इसके अलावा 9वें पॉइंट में संघर्ष की रोकथाम के लिए, यानी किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए भविष्य में भी यूरो अटलांटिक क्षेत्र में एक सुरक्षा आर्किटेक्चर बनाने की बात की गई है। और सबसे विशेष बात यह रही है कि इस सुरक्षा आर्किटेक्चर में यूक्रेन को भी शामिल किया जाए, यानी एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए मुख्य तौर पर यूरो अटलांटिक क्षेत्र के आसपास कि वहां पर कोई भी देश उस पूरे फ्रेमवर्क को, उस पूरे आर्किटेक्चर को भेदने में सक्षम ना हो, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में जो देश आते हैं उन देशों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। खासतौर पर इसमें रूस से यूक्रेन की सुरक्षा की बात की गई है। इसके अलावा अंतिम बिंदु में युद्ध की समाप्ति की पुष्टि की बात की गई है कि दुनिया के जो तमाम देश हैं, जो बड़े देश हैं, वो इस बात की पुष्टि करें कि युद्ध समाप्त हो गया है और इस समाप्ति की पुष्टि के लिए एक दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर करने की बात की गई है। इसमें एक और तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, जबकि दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने की बात की गई है, ताकि ये स्पष्ट किया जा सके कि अब दोनों देशों ने युद्ध को समाप्त कर दिया है। लेकिन ये केवल एक परियोजना है, एक केवल प्लान है जिसे
यूक्रेन ने पेश किया है, तो जाहिर तौर पर इस पूरे प्लान में हमें यूक्रेन के पक्ष में बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अब इसके अलावा इस पूरे शांति प्रस्ताव के अलावा यूक्रेन ने एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन आयोजित करने की भी बात की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने G7 देशों के सामने एक प्रस्ताव पेश किया है। G7 देशों की बात करें तो ये दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, खासतौर पर इसमें पश्चिमी देश मौजूद हैं जो कि मुख्य तौर पर विकसित देश हैं। तो इन देशों के सामने, इन देशों के प्रतिनिधियों के सामने यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की बात की है, जिस शिखर सम्मेलन में मुख्य तौर पर शांति परियोजना पर चर्चा की जाएगी। यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो 10 सूत्रीय शांति प्रोग्राम जारी किया है, शांति प्रस्ताव दिया है, उस प्रस्ताव पर इस शिखर सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस पूरे प्रस्ताव में फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात की गई है कि यदि दुनिया के प्रतिनिधि चाहें तो इस पूरे शिखर सम्मेलन में पूरे के पूरे शांति परियोजना पर बात की जा सकती है, और यदि वो चाहें तो हम कुछ विशेष बिंदुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने डिप्लोमेसी को सबसे बड़े रास्ते के तौर पर पेश किया है कि चर्चा की जानी बहुत जरूरी है। तो ये तो बात हुई वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे प्रस्ताव को लेकर, इस पूरे शांति प्रस्ताव को लेकर, शांति योजना को लेकर दुनिया के तमाम देशों की क्या प्रतिक्रिया रही है, उस प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रूस की बात करते हैं, क्योंकि रूस इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रूस ने इस पूरे प्रस्ताव को लेकर स्पष्ट तौर पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि वो इस पूरे प्रस्ताव को नहीं मानता है। यानी रूस ने स्पष्ट तौर पर प्रस्ताव को, शांति प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसके अलावा रूस ने इस संबंध में जो बयान जारी किया है, उस बयान में यह भी कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर बलपूर्वक कब्जा किया है, वो इन पूरे क्षेत्रों को यूक्रेन को कभी भी वापस नहीं करेगा। जहां सबसे विशेष बात यह है कि वर्तमान समय में जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से रूस ने यूक्रेन के तकरीबन 20% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, और अब रूस इस पूरे क्षेत्र को वापस देने के लिए राजी नहीं हो रहा है। तो जाहिर तौर पर ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये जो पूरी स्थिति है, ये यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है भविष्य में। इसके अलावा यूक्रेन ने कई पश्चिमी देशों के सामने इस प्रस्ताव को पेश किया है। अमेरिका के सामने शांति परियोजना को पेश किया गया है, फ्रांस के सामने, ब्रिटेन के सामने, और G7 देशों के जो तमाम अन्य प्रतिनिधि हैं, जो तमाम अन्य सदस्य हैं, उनके सामने भी इस प्रस्ताव को पेश किया गया है। तो इन देशों की क्या प्रतिक्रिया रही है, उस प्रतिक्रिया पर बात करने से पहले हमारे लिए ये जान लेना भी जरूरी हो जाता है कि जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है, तभी से अमेरिका के नेतृत्व में तमाम पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को सैन्य स्तर पर बहुत ज्यादा समर्थन दिया जा रहा है, हथियार प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा सेना की फंडिंग भी की गई है। इसके अलावा तमाम पश्चिमी देश यूक्रेन में बिजली की इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहां का जो बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको विकसित करने में भी मदद की गई है यूक्रेन की। लेकिन इसके बावजूद भी, इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद भी, यूक्रेन के प्रस्ताव को लेकर जो तमाम पश्चिमी देशों ने अपने बयान जारी किए हैं, उन बयानों में हमें एक तरह से सतर्कतापूर्ण एक नजरिया देखने को मिलता है, एक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। इस पूरे बयान को ड्राफ्ट करते हुए जिस तरह की सतर्कता बरती गई है, वो काफी दिलचस्प हो जाती है। इस संबंध में सबसे पहले अमेरिका के बयान की बात करें तो अमेरिका बीते दिनों यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका का दौरा किया था, और इस संबंध में, इस पूरे दौरे के बाद, इस पूरे मुलाकात के बाद, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान जारी किया था, उस बयान में राष्ट्रपति ने कहा था, दोनों ही देश शांति के लिए एक विजन को साझा करते हैं। इसके अलावा अमेरिका जो है वो मुख्य तौर पर यूक्रेन अपनी सुरक्षा कर सके, यूक्रेन खुद को डिफेंड कर सके, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा इस बयान में कहा गया था। अब यहाँ पर हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि इस पूरे बयान में कहीं भी यूक्रेन के शांति प्लान की बात नहीं की गई है, पीस प्लान की बात नहीं की गई है। बहुत सरल शब्दों में बचने की कोशिश की गई है इस पूरे बयान के जरिए। इसके अलावा यदि आप G7 देशों के संयुक्त बयान को देखेंगे, जॉइंट स्टेटमेंट को देखेंगे, तो उन देशों ने भी ये बयान दिया है कि मुख्य तौर पर जो G7 देश हैं, वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुरूप यूक्रेन में शांति लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो जाहिर तौर पर इस बयान पर भी जब हम नजर डालते हैं, तो इस बयान के जरिए भी पीस प्लान के केवल एक बिंदु को संबोधित करने की कोशिश की गई है। पूरे पीस प्लान को कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, पूरे पीस प्लान की कहीं भी बात नहीं की गई है। तो स्पष्ट तौर पर हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो बयान होते हैं, उन्हें बहुत केयरफुली ड्राफ्ट किया जाता है, बहुत बेहतर ढंग से ड्राफ्ट किया जाता है,
और उन बयानों के जरिए हम स्पष्ट तौर पर उस देश के क्या नजरिया है, उस देश का क्या दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को आसानी से समझ सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इन पूरे बयानों में, अमेरिका के बयान में, तमाम अन्य पश्चिमी देशों के बयान में कहीं भी शांति प्रस्ताव का जिक्र देखने को नहीं मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो तमाम देश हैं ये बाहर से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उसको फंडिंग दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्पष्ट तौर पर यूक्रेन में शांति लाने का इनका कोई भी नजरिया देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी प्रस्ताव देखने को नहीं मिल रहा है। अब इस पूरे विषय को लेकर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है, भारत की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये जो प्रस्ताव पेश किया है, ये G20 के शिखर सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था और वर्तमान समय में भारत G20 का अध्यक्ष है। तो जाहिर तौर पर यूक्रेन को भारत से ये उम्मीद है कि भारत इस पूरी शांति परियोजना को लागू करने में यूक्रेन की मदद करेगा। इसी पूरी उम्मीद को ध्यान में रखते हुए बीते दिनों यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत भी की थी। उन्होंने इस फोन पर बातचीत का विवरण प्रस्तुत करते हुए ट्वीट किया था कि वो भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि भारत सरकार इस पूरे पीस प्लान को लागू करने के लिए, इसको क्रियान्वित करने के लिए बतौर G20 के अध्यक्ष के तौर पर अपनी संपूर्ण कोशिश करेगा। तो जाहिर तौर पर यूक्रेन को भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि अभी तक भारत ने किसी भी मंच पर स्पष्ट तौर पर कहीं भी रूस के आक्रमण की औपचारिक निंदा नहीं की है। लेकिन इसके बावजूद भी बीते दिनों सितंबर महीने में जब भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई थी, तो उन्होंने, भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से कहा था कि अब युद्ध को समाप्त करते हुए शांति के मार्ग पर बल दिया जाना चाहिए और उन्होंने, भारत के प्रधानमंत्री ने इस संबंध में कूटनीति का प्रयोग करने की बात की थी, डिप्लोमेसी के प्रयोग करने की बात की थी। यानी स्पष्ट तौर पर भारत भी ये चाहता है कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। इसके अलावा बीते दिनों G20 का एक घोषणा पत्र जारी हुआ था और इस घोषणा पत्र में तमाम G20 देशों ने रूस की कड़े शब्दों में निंदा की थी और कई जानकार, कई विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि इस पूरे घोषणा पत्र को ड्राफ्ट करने में भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी, भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। यानी स्पष्ट तौर पर मौजूदा समय में भारत के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। एक और भारत को अपनी डेमोक्रेसी, इसके अलावा जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है, उन तमाम मूल्यों को बचाकर रखना है, यूक्रेन का समर्थन करना है। वहीं दूसरी ओर रूस भारत के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रूस की वजह से भारत को कई लाभ मिलते हैं। वर्तमान समय में रूस भारत को सस्ते दामों पर तेल भी उपलब्ध करा रहा है। तो जाहिर तौर पर वर्तमान समय में भारत के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। भारत किसी भी देश का स्टैंड नहीं ले सकता है। तो ये तो भारत की स्थिति की बात हुई। अब अंत में हम एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसके आंसर को लिख सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि शांति युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि कूटनीतिक वार्ताओं से ही लाई जा सकती है। हालिया रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में कथन की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है कि किस तरह से जो शांति लाने का जरिया होता है, शांति लाने का जो मार्ग होता है, वो युद्ध के मैदानों में नहीं होता बल्कि कूटनीतिक टेबल्स पर मौजूद होता है। तो जब तक कूटनीति को एक उपकरण के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक किन्हीं भी दो देशों के बीच शांति स्थापित नहीं की जा सकती है। आपको इस संबंध में अपने तर्क पेश करने हैं और खासतौर पर रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण भी पेश करना है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि बीते दिनों G20 का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, जिस सम्मेलन के दौरान भारत को G20 की अध्यक्षता प्राप्त हुई थी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।